कोई गाड़ी अगर बहुत ज़्यादा बिकने लग जाए, मारुति का सेल्स रिकॉर्ड तोड़ दे, तो डेफिनेटली उसमें कुछ स्पेशल होगा या कुछ तो ऐसी खास बात होगी जिसकी वजह से इंडियंस उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। गाइस, मेरे साथ में अभी है टाटा की पंच, 2025 मॉडल है। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करी थी कि इस अपडेटेड कार का एक बार रिव्यू वापस से कर दो। मैंने शायद 2 साल पहले इसको चलाया था और करा था, अभी कुछ दिनों से मैं वापस से चला रहा हूँ। टाटा की गाड़ी मेरे पास में आई हुई है एक्सपीरियंस करने के लिए, तो मैंने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस कर दिया इस नई पंच का। ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ में है, सिटी ट्रैफिक में चलाएंगे, ख़राब रास्ते में चलाएंगे, सस्पेंशन टेस्ट, कंफर्ट वगैरह सब देखेंगे, हाईवे पे भी लेके चलेंगे कि ओवरऑल गाड़ी कैसी है। और 10 लाख रुपए के अंदर क्या 2025 के अंदर आपको इसे कंसीडर करनी चाहिए, बिकॉज लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख से ज़्यादा यूनिट एक साल के अंदर गाड़ी बिकी है और 5 लाख से ज़्यादा यूनिट टाटा पंच की कंपनी सेल कर चुकी है। तो यार बहुत बड़े नंबर्स हैं ये। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सटीरियर से, उसके बाद में इंटीरियर देखेंगे और फिर डायरेक्ट चलाना चालू करते हैं। ख़राब रोड से चलाना चालू करेंगे, ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह सब जो बोलते हैं ना कि एकदम रोबस्ट है ये कार, तो कितनी रोबस्ट है वो सब चीज़ें टेस्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंजन बे आप लोग चेकआउट करो। इंसुलेशन प्लेट यहाँ पर आपको मिलती है। अभी मैं चला रहा था किया की सिरोस, लगभग 20 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड आती है, उसमें भी इंसुलेशन प्लेट यहाँ पर नहीं मिलती है। 3 सिलेंडर इंजन है, 1.2 लीटर का। आप लोगों ने अच्छे से साउंड सुन ली। यहाँ पर आप लोगों के पास में प्रोजेक्टर सेटअप दिया गया है और हाई बीम के लिए नॉर्मल हैलोजन सेटअप दिया गया है येलो कलर के अंदर। नीचे फॉग लैंप है कॉर्नरिंग फंक्शन के लिए, और कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ में टर्न इंडिकेटर और एलईडी डीआरएल। ठीक है, फ्रंट शेप कुछ इस टाइप का रखा गया है। टायर और डिज़ाइन जो है वो बहुत सारी जगह यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करी गई है। उसके अलावा 188 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, बड़े 195/60 R16 प्रोफाइल के अलॉय व्हील्स हैं, डायमंड कट अलॉय व्हील्स। ऊपर आपके पास में रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटीना और काफ़ी बढ़िया स्लोटे सेम ही है। यहाँ पर ये डोर क्लेडिंग भी जो है वो आपको मिल जाती है। कहीं डोर वगैरह खोलोगे, ख़राब रास्तों में जाओगे, स्क्रैचेस वगैरह जो है वो नहीं आएंगे। तो अब अरे ठीक है, हो गया डांस। अब यहाँ पर आप रियर में देखोगे ना तो काफ़ी बढ़िया ये टेल लैम्प का शेप रखा गया है, अगेन ट्रायरो डिज़ाइन में, एलईडी के अंदर, टर्न इंडिकेटर हैलोजन में। पीछे आपके पास में पार्किंग सेंसर्स हैं और रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर दिया हुआ है। उसके अलावा 360 अराउंड 368 लीटर समथिंग कुछ का बूट स्पेस यहाँ पर आपको मिलता है। सीट जो है वो आप कंप्लीट बेंच फोल्ड जो है वो कर सकते हो। नीचे आपके पास में स्पेयर व्हील आपको मिल जाता है, बट उसकी साइज़ छोटी है। और यहाँ पर आप देखोगे, सॉरी मैं एक बार आपको बता भी देता हूँ, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है। डाउट रहना नहीं चाहिए यार, डाउट क्लियर हो जाए तो ही बढ़िया है। ठीक है, इसकी प्रोफाइल है 185/70 R15। ठीक है, स्टील रिम है ये। डन। ओके, रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, स्टॉप माउंट लैम्प, सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। वॉशर नहीं है सॉरी, बट ऑलमोस्ट बाकी सब चीज़ें काम की आपको मिल जाती है। ठीक है, ऊपर ये ड्यूल टोन ट्रीटमेंट, यहाँ से आप डोर ओपन करेंगे 90 डिग्री, काफ़ी बढ़िया वाइड ओपनिंग डोर की। पीछे स्पेस जो है वो काफ़ी बढ़िया है। रियर में भी एसी वेंट आपको मिलते हैं और यहाँ पर आपके पास में ब्लोअर की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए दिया हुआ है। पीछे आपके पास में टाइप ए चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, आर्मरेस्ट है, 2 एडजस्टेबल फंक्शन के साथ में हेडरेस्ट, फ्लैट फ्लोर और अगेन सारा ये बॉटल देखो, इतनी बड़ी बॉटल यहाँ पर रखी हुई है। सब चीज़ें काफ़ी अच्छी है। हेडरूम जो है वो मोर देन सफिशिएंट यहाँ पर मेरे को मिलता है और 2 एयरबैग स्टैंडर्ड जो है वो कार के अंदर दिए गए हैं। डन। अब ये यहाँ पर खाली क्यों छोड़ा हुआ है? यहाँ पर ये देख रहे हो एयरबैग नहीं है। फिर टॉप मॉडल है यार, लेकिन इसमें तो होने चाहिए, डोंट नो क्यों नहीं है। और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग आपको मिल जाती है। ABS, CBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम वगैरह ये सब चीज़ें हैं गाड़ी के अंदर। पीछे वाली सीट बढ़िया है, कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है हमसे जिस प्राइस पॉइंट पे कार आती है। और ये चाइल्ड लॉक जो है फंक्शन भी यहाँ पर है। आ जाते हैं आगे, हाइट एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में फ्रंट सीट्स, ड्राइवर सीट्स। और यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी अच्छा स्टोरेज वगैरह दिया है। ऑलमोस्ट 25 यूटिलिटी स्पेसेस जो है वो कार के अंदर आपको मिलते हैं। इधर आपके पास में ये फॉग लैम्प के कंट्रोल्स हैं, स्टार्ट स्टॉप बटन, इंजन और इको और सिटी मोड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ही आप लॉक अनलॉक जो है वो गाड़ी को करेंगे। और ORVM ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ में आते हैं। 4 स्पीकर्स, 2 ट्विटर आपको मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट स्लाइडिंग फंक्शन के साथ में थोड़ा सा स्पेस अंदर यहाँ पर मिलता है और सॉफ्ट टच मटेरियल। और जो ये सीट्स आप देख रहे हो ये भी अगेन बड़े अगर हेल्दी पर्सन भी हैं आप तभी आपको आराम से होल्ड कर लेगी। ट्रायरो डिज़ाइन और बढ़िया मतलब लाइक ऐसे फैब्रिक यहाँ पर यूज़ करा गया है। कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है लाइट फंक्शन के साथ में, मतलब लाइट भी दी हुई है। ऑटोमेटिक AC है और एक्सप्रेस कूलिंग के साथ में। ये देखो मैं क्लिक करता हूँ,
क्या तगड़ी फ़ैन की कूलिंग जो है वो होती है यार, मज़ा आ जाता है लिटरली, ट्रस्ट में मज़ा आ जाता है। ऑटो डिमिंग IR/VM नहीं है यहाँ पर, मैनुअल है। और इधर आपके पास में लाइट है और ये इसकी की फॉब है, लॉक अनलॉक, हेडलैम्प ऑन करना है और बूट को आपको ओपन करना है तो वो आप कर सकते हैं। वायरलेस चार्जर है फ़ोन के लिए, आप अपना फ़ोन यहाँ पर आराम से चार्ज पे लगा सकते हो। उसके अलावा Type-C 45 वॉट का फास्ट चार्जर एक और दिया हुआ है, एक Type-A पोर्ट भी दी हुई है। तो फीचर्स तो सारे आपको मिलते हैं। क्रूज़ कंट्रोल भी कार के अंदर मिलता है, ठीक है। स्टीयरिंग की जो रीच है वो आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो, बट हाइट जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल हो गया है, 10.5 इंच का ये 10.25 इंच का काफ़ी बड़ा ये डिस्प्ले जो है वो आ गया है कार के अंदर। रिवर्स कैमरे की क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट कैमरा इन सेगमेंट में बोल सकता हूँ। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का जो है रिवर्स कैमरा यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक है। मज़ा आ जाता है, मतलब पार्किंग सेंसर्स भी हैं, कैमरा भी है और टर्निंग गाइडलाइंस जो है वो, और वाओ टर्निंग गाइडलाइंस भी है, देखो जी। तो और क्या चाहिए आपको। तो ये सभी चीज़ें हैं। अब चलते हैं और चला के देखते हैं कि ओवरऑल चलाने में पंच जो है वो कैसी है, पंच है या नहीं है इस ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ में। 5 स्पीड का ये AMT ट्रांसमिशन है। ओके, थोड़ा सा और ख़राब कर देते हैं रास्ते को। ओके, अब यहाँ पे ये ख़राब रास्ते में थोड़ा सा फास्ट चलता हूँ, ठीक है। क्या सही सस्पेंशन सेटअप है यार, लिटरली। अरे स्लो कर लेता हूँ यार, उधर से वो आ रहे हैं, पूरा धूल उड़ जाएगी, वो ख़राब हो जाएगा मामला। लेट इट बी। खैर मैं आपको बता दूंगा, मैंने एक्सपीरियंस अच्छे से कर लिया है तो आया वो पीछे तो खैर हट गई धूल, ठीक है। बट क्यों हुआ है, वो पैदल आ रहे ना यार, अच्छा नहीं लगता है ऐसे किसी, वो पूरा नहीं तो गाली देते हुए जाएंगे मेरे को कि धूल उड़ा के गया था बंदा। लेट इट भी, अपन सब बात करते हैं। देखो व्यूइंग एंगल अच्छा है, सिटिंग पोजीशन जो है वो काफ़ी अच्छी है, आराम से बोनेट वगैरह आपको दिखता है। फिर उसके बाद में एम्बियंस जो है वो मतलब ऐसे बढ़िया लगता है, डैशबोर्ड का लेआउट वगैरह अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके अलावा AC की कूलिंग बढ़िया है। और जो लाइक प्रॉब्लम मेरे को फेस होती है टाटा की गाड़ियों में, टिगोर, टियागो, पंच, इनको आप किसी को भी ले लो, मतलब हैरियर सफारी को छोड़ के, वो इसकी ये जो नॉब्स हैं, मतलब यहाँ पर ही इंडिकेटर और वाइपर वॉशर के कंट्रोल्स हैं, ये प्रॉब्लम है मेरे को। ये मतलब रीच में नहीं आते हैं, मतलब मेरी नॉर्मल साइज़ है हाथ की, ऐसे नहीं कि हाथ छोटे हैं। वो प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों ने करी है और वो कंपनी पता नहीं क्यों सही नहीं कर रही है, मतलब इसको अलग से एफर्ट जो है वो लगते हैं थोड़ा सा। तो ये चीज़ को जो है वो कंपनी को सुधारना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर स्कोप जो है वो अभी बाकी है। डन है। तो ये बस अर्गोनॉमिकली थोड़ा सा जो है वो और ज़्यादा बेटर हो सकता है। ORVM से भी जो है व्यू अच्छा आ जाता है, IRVM से डिसेंट व्यू आता है। एक्चुअली पीछे के सीट के जो हेडरेस्ट है वो काफ़ी बड़े हैं साइज़ में, तो थोड़ा सा व्यू जो है वो ऑफसेट कर देते हैं, और अगर 3rd पर्सन बैठ जाएगा तो शायद थोड़ा सा और प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। ये सभी चीज़ें अभी सिटी मोड में चला रहा हूँ मैं इसको, और एक इको मोड भी है। आप इको मोड में क्रूज़ करेंगे तो थोड़ा सा फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा बेटर जो है वो आपको देखने मिलेगी। फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह की सबकी बात करेंगे। अब देखो गाड़ी हाइटेड फील होती है फॉर श्योर, कहीं पे भी ख़राब रास्ता वगैरह में लेके जाओगे आराम से निकल जाएगी। 188 mm का ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया होता है। एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे कंपेयर करेंगे, यार SUV में तो 200 mm चाहिए। भाई वो उतनी बड़ी साइज़ की SUV नहीं है, ये सब कॉम्पैक्ट SUV है, उसमें भी बहुत ही मतलब कॉम्पैक्ट SUV है, छोटी सी है, अंदर बढ़िया स्पेशियस है, और मतलब ऐसे व्हील बेस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आपकी गाड़ी कहीं से भी निकल जाती है। कितने भी खराब रास्ते से आपको निकालना है ना, आप निकाल लोगे आराम से, ट्रस्ट मी। तो कोई प्रॉब्लम जो है हैज़न सच नहीं आती है। जब लोग नॉर्मल मतलब लाइक मैं 150-160 mm की कार्स को मतलब लॉन्ग व्हील बेस गाड़ियों को कहाँ लेके गया हूँ, तो ऑफकोर्स यार इसको तो आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत जो है वो आपको हैज़न सच पंच को लेके जाने में इंडिया में तो नहीं होने वाली। इंडिया में आप कहीं पे कैसे रास्ते में लेके जाओ, एक्सट्रीम खराब रास्ते में चले जाओगे कोई भी गाड़ी अड़ेगी, ठीक है। तो ग्राउंड क्लियरेंस की टेंशन मत लेना। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ओवरऑल राइड क्वालिटी वगैरह कैसी है, चलाने में मज़ा है नहीं है, उन सब चीज़ों के बारे में। सबसे पहले स्टीयरिंग की बात करते हैं। देखो स्टीयरिंग डिसेंट आपको मिलेगा, बढ़िया है, मतलब ऐसे फीडबैक वगैरह अच्छा मिल जाता है। इस प्राइस पॉइंट पे मैं कुछ ऐसे ज़्यादा कमेंट भी नहीं कर सकता हूँ, ज़्यादा कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशन कर भी नहीं सकता हूँ, बट बढ़िया है, मतलब चलाने में अच्छा फील होता है, ठीक है। इससे मेरे को कोई हैज़न सच कंप्लेन नहीं है, कुछ ऐसा नहीं लगता है कि और ज़्यादा बेटर होना चाहिए। बस सिर्फ एक चीज़ का मेरे को लगा एक दो बार कि ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे स्मूथ या सॉफ्ट
दे दिया है, मतलब आपको इसे पकड़ना, मतलब थोड़ा सा इसे टर्न पे ना होल्ड करना पड़ेगा। एक बार क्या होता है कि ये रिटर्न आता है टर्न पे, बहुत अच्छी तरीके से आता है। अब वो आना अच्छी बात होती है, बट कई बार क्या होता है इसे हाथ पे जहाँ आपको होल्ड करना है थोड़ा सा इसे स्लिप सा हो जाता है ये। तो बस ये एक थोड़ा सा लगा मेरे को कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ग्रिप हो, थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर टेक्सचर जो है वो यहाँ पर यूज़ किया जा सकता था पकड़ने में। बाकी मतलब अच्छा है, मटेरियल में कोई दिक्कत परेशानी ऐसा सच नहीं है। तो बस थोड़ा सा ऐसे कुछ यहाँ पर दे दिया जा सकता था। ये देखो, ये जो वापस जाता है ना, तो ये आपको ऐसे थोड़ा सा टाइट पकड़ना पड़ता है, दैट्स इट। बाकी मज़ा आएगा आपको चलाने में। अब एक्सेलरेट कर लेते हैं। हाँ, इस रोड पे आने का मेन मकसद ही यही था कि एक्सेलरेट करना है हमको गाड़ी को, कि गाड़ी एक्सेलरेट कैसी होती है। और एक्सेलरेट करने से पहले, अभी पीछे कोई नहीं आ रहा है, मेरे को दिख रहा है अच्छी तरीके से, तो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा रिवर्स भी आपको चला के बता रहा हूँ। रिवर्स में टॉप स्पीड पे चल रहे हैं अपन 28 किलोमीटर पर आवर की। तो रिवर्स गियर में जो टॉप स्पीड है वो कार की ये है, ठीक है। पीछे कोई नहीं है, ये रोड अभी नया बना है, जस्ट खुला है, मतलब सुबह काम चल ही रहा था। तो ताज़े रोड पे नई गाड़ी। एक मिनट, पूरा एक्सेलरेटर पैडल जो है वो दबा हुआ है, एंड हियर वी गो। मैनुअल पे शिफ्ट कर देते हैं। अराउंड 5500 आरपीएम पे रेव करती है सेकेंड गियर, अराउंड 50 की स्पीड पे। 78 थर्ड गियर, और थर्ड गियर 100 पे लेके जा चुका है। आई डोंट वांट टू क्रॉस 120, बट या 119 पे जो है वो अपन चले गए थे थर्ड गियर में। ट्रस्ट मी, ये कार अराउंड 150 के आसपास जो है वो शायद टॉप स्पीड कर ली। मैंने चेक नहीं करी है, मैंने सिर्फ आपको एक्सेलरेट करके बता दिया, जस्ट बिकॉज कि ये रोड जो है वो मेरे को मालूम था कि खाली मिलेगा, बिकॉज इधर से अभी इतना ज़्यादा ट्रैफिक चालू नहीं करा है उन लोगों ने, तो इसलिए मैंने जो है वो इस पर यहाँ पर ट्राई वगैरह कर लिया। आई डोंट नो, मेरे को भी क्या आगे पता नहीं है कि चालू हुआ है नहीं हुआ है, जिस तरफ मैं जा रहा हूँ, बाकी तो रोड उधर ही चालू है। तो इधर अपन चला के देख लेते हैं। अब माइलेज की बात कर लेते हैं। देखो 1.2 लीटर का ये पेट्रोल इंजन है, 3 सिलेंडर यूनिट, अराउंड 115 Nm के आसपास का टॉर्क जनरेट करता है। 87 bhp की पावर आउटपुट जो है वो ये देता है आपको, और डिसेंट पावर आउटपुट जो है वो इस कार के हिसाब से ही है। कोई परेशानी एज सच मुझे पावर आउटपुट से रिलेटेड जो है वो नहीं फील हुई है। तो इंजन जो है वो डिसेंट है, बट अगर जब आप हार्ड एक्सेलरेट करते हो तो थोड़ा सा साउंड करता है, और केबिन में जो इंसुलेशन है वो उतना अच्छा लेवल का नहीं है, तो साउंड जो है वो प्रॉपर अंदर ऐसे नॉर्मल जो टायर नॉइज़ वगैरह सब चीज़ें अंदर आ जाती है। तो डैम्पिंग वगैरह जो है वो अगेन थोड़ी सी पुअर है, वो वहाँ पे वर्कआउट जो है वो किया जा सकता है, क्योंकि अगर टॉप मॉडल में थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं तो बनता है। अब गियर बॉक्स की बात। हाँ, अब देखो गियर बॉक्स का सीन क्या है, ठीक है। अब मैं आराम से चला रहा हूँ और मैं सडन एक्सेलरेट करूँगा, कि जैसे सपोज़ मेरे को इस कार को ऐसी कंडीशन देंगे अपन कि वहाँ पर जो है वो आपको ओवरटेक करना है। तो जैसे सपोज़ अभी मैं 50 की स्पीड के आसपास चल रहा हूँ, नॉर्मल हम लोग बात कर रहे हैं, म्यूज़िक वगैरह सुन रहे हैं, ठीक है। ये कार 4th गियर में आ गई है। अब सपोज़ मेरे को एकदम से एक्सेलरेट करना है, मतलब लाइक मैं इधर हूँ, जनरली अपन ऐसे इधर चलते हैं, और मेरे को क्विक मैंने इंडिकेटर दिया और एक्सेलरेट करना है, मैंने प्रेस करा, थर्ड में, 5th से 3rd में आई है। यहाँ पर ना मतलब लाइक देखो ऐसा है कि यहाँ थोड़ा सा ओवर पावर की फील होती है, और ये प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। क्या है कि AMT गियरबॉक्स का नेचर ही यही है। अब AMT गियरबॉक्स इसीलिए बने, ये ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन ही है, कि अंदर एक मतलब बोल सकते हैं कि रोबोट को बिठा दिया गया है, एक सेंसर ऐसा लगा दिया गया है कि वो मैनुअल गियरबॉक्स को ऑटोमेटिकली कब शिफ्ट होना है, उसको जिस हिसाब से ट्यून किया गया उस हिसाब से वो समझ रहा है और वो काम कर रहा है, ठीक है। तो बस वही चीज़ है। अब इसको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स जो है वो मत मानो, इस प्राइस रेंज में और कोई देखो ऑफर भी नहीं कर रहा है, एटलीस्ट टाटा ऑफर कर रहे हैं, वही एक बड़ी बात है, वो चीज़ है। तो आप मतलब लाइक अगर आपको बहुत ज़्यादा से परफॉर्मेंस का कीड़ा है ना, कि नहीं मेरे को तो भागानी है, एकदम ओवरटेक करनी है, वो सब चीज़ें, तो फिर मैनुअल परचेस कर लो, फिर आप सब अपने हिसाब से जो है वो खुद से कर पाओगे। बट यहाँ वो थोड़ा सा है। बट अब सिटी ट्रैफिक में जब आप चलाते हो ना, तब क्या दिक्कत आती है। अब देखो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में तो कोई परेशानी ऐसा सच नहीं आती है। कई बार बस मेरे को ये लगा है कि फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में आ जाना चाहिए। कार को ऐसा लगता है कि मैं और ज़्यादा एक्सेलरेट करूँगा, तो ये फर्स्ट गियर में मेरे को होल्ड करके रख लेती है और सेकंड गियर में शिफ्ट नहीं मारती है, जबकि मैं बहुत ही आराम से कामली चला रहा होता। मतलब ये ऐसा भी नहीं है कि मैंने पहले को एकदम से भगाया है कि इसने नोटिस कर लिया है कि यार बंदा भगा रहा है, तो उस वजह से लाइक इसने आगे अब शिफ्ट नहीं करा, ऐसा है ही नहीं। तो नॉर्मली तो चीज़ें हो जानी चाहिए सही से। तो वहाँ थोड़ा सा लगा मेरे को कि अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट जो है वो थोड़े से डिले हो रहे हैं, थोड़े से लेट हो रहे हैं। बाकी हाईवे पे वही है कि थोड़ा सा आपको प्री प्लान करके जो है वो ओवरटेक करना पड़ेगा गाड़ी में, और आप अराउंड 100 की स्पीड के आसपास में जो है वो इस कार से क्रूज़ कर सकते हो। 110 के आसपास में डिसेंट परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो आपको मिल जाती है। अभी थोड़ा हाईवे पे भी चलते हैं और वहाँ पर भी टेस्ट करके देख लेते हैं कि वहाँ पर जो है वो कैसा क्या हो रहा है, ओवरऑल एक्सपीरियंस इसका। डन है।
ब्रेकिंग बाइट्स वगैरह बढ़िया है, ब्रेक से कोई परेशानी नहीं है। सस्पेंशन सेटअप बढ़िया है, ख़राब रास्तों में आप जाओगे ना, ट्रस्ट मी, कोई ऐसे एज एंड सच गड्ढे वगैरह ऐसे बहुत ज़्यादा फील नहीं होते हैं। तो सस्पेंशन के मामले में तो टिगोर, टियागो, पंच, हैरियर, सफारी सभी मतलब बढ़िया है यार। ये लोग बहुत ही सही काम कर रहे हैं। अब लग रहा है जेन्युइनली कि यार टाटा जो है सस्पेंशन के मामले में नेक्स्ट लेवल कर रहे हैं, और वो चीज़ फील होती है। आप ख़राब रास्ते में इनकी कोई भी गाड़ी सेडान लेके जा रहे हो ना, वो भी मतलब सही तरीके से परफॉर्म कर रही है। इस सेगमेंट में मैं बोल सकता हूँ कि यार सस्पेंशन वाइज जो है वो गाड़ी काफ़ी अच्छी है, और कॉर्नर वगैरह में भी एज एन सच बहुत ज़्यादा ऐसे बॉडी रोल वगैरह फील जो है वो नहीं होता है। तो ये चीज़ भी काफ़ी बढ़िया मुझे लगी टाटा पंच की। और शिट यार, रास्ता बंद है आगे हाईवे पे जाने के लिए। ओके कोई नहीं, आगे से घूम के आ जाएंगे वापस से। तो बस ये चीज़ें हैं। बाकी लाइट्स वगैरह के थ्रोज रात में डिसेंट अराउंड 60-70 की स्पीड पे अगर आप ऐसे रास्ते पे चल रहे हो जहाँ पे लाइट्स वगैरह बाहर है ही नहीं, कोई रोड लाइट्स नहीं है, तो आप आराम से चला पाओगे। प्रोजेक्टर सेटअप है तो वो थोड़ा सा काम बन जाता है। हाई बीम जो है वो ऑफ कोर्स रिफ्लेक्टर बेस्ड आपको नॉर्मल मिलती है हेलोजन के अंदर, तो वो लगता है कि यार टॉप मॉडल में एटलीस्ट एलईडी प्रोविजन वगैरह जो है एलईडी रिफ्लेक्टर दे देते, बट दे सकते थे। बट स्टिल एक बात बताऊँ, अगर मेरे को चूज़ करना है ना, तो मैं आज भी मतलब ये नॉर्मल लेवल की हेलोजन ही चूज़ करूँगा। मैं पता नहीं क्यों हेलोजन सही लगती है यार। एलईडी एक तो सामने आने वाले में भी प्रॉब्लम आती है, और दूसरा यार आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, हाई बीम पे मत चलाओ यार गाड़ी। हाई बीम पे जितने लोग चलाते हैं ना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लो बीम पे चलाओ। सामने वाले की आंखों में आप ख़राब कर देते हो मामला। कितने एक्सीडेंट होते हैं गाड़ी में, सब परेशान होते हैं, लोग डीपर दे रहे हैं आपको आगे से। हाई बीम पे चला के आ रहे हो कंसिस्टेंसी, मतलब लाइक आप सिटी ट्रैफिक में चला रहे हो जहाँ पे हेडलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पर आप हाई बीम करके चला रहे हो। एक्टिवा की नॉर्मल जो एलईडी लाइट्स है ना, वो भी हाई बीम करके चला रहे हो, उसका मतलब रिफ्लेक्शन इतना गंदा आता है। तो सोचो गाड़ियों का कितना आता हो। अब ये देखो कम है ना स्पीड, अब ये फर्स्ट गियर में, अब यहाँ मेरे को चाहिए कि यहाँ ये सेकंड गियर में चले, तो यहाँ मेरे को इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो यहाँ अब जाके मतलब ये देखो लिया इसने झटका, और अब ये आई है सेकंड गियर में। अदरवाइज उसका सॉल्यूशन यही है कि मैन्युअली जो है वो शिफ्ट करूँ। तो ये चीज़ है, ये देखो। ओके अभी सेकंड में डाल दिया मैंने, अब देखते हैं क्या होता है। ओके तो बस चल रहे हैं। और ये साइकिलिस्ट प्लीज़ ऐसे हाईवे पे मत चलो यार। थोड़ा बहुत ऐसे अपन रूल्स फॉलो करने लग गए, हर कोई शेयर करने लग गया ना, तो लिटरली बहुत जल्दी अपन इंडिया को ऐसे ये ट्रैफिक बहुत मतलब लाइक ट्रैफिक फ्री कंट्री बना सकते हैं, और बहुत सारे एक्सीडेंट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे यार, मज़ा आ जाएगा। हॉर्न वगैरह भी डिसेंट है, यहाँ से थोड़ा कभी कभी बजता है। मैं देखो भाई साहब फ़ोन चला रहे हैं, उनको ध्यान ही नहीं है मैं हॉर्न बजा रहा हूँ, अभी भी लगे पड़े हैं फ़ोन में ओके सो यहाँ पर नया डिस्प्ले जो है ये भी बढ़िया लगता है, मतलब मज़ा आता है इसको देखने में, सारी डिटेल्स वगैरह अच्छे से दे देता है। अब इंजन की माइलेज की अगर बात करें तो देखो यार 13-14 का माइलेज जो है वो सिटी ट्रैफिक वगैरह में आपको ये 13 के आसपास जो है वो दे देती है, 13-14 के आसपास में। और हाईवे पे लगभग आप 16-17 के आसपास 18 के आसपास जो है वो माइलेज आप निकाल लोगे। अगर आप बहुत अच्छा चलाओगे तो उससे ऊपर भी माइलेज जो है वो आप निकाल सकते हो, बट मोटा मोटा आप मान के चलो कि 16-17 के आसपास जो है वो माइलेज आपको मिल जाएगी। आप इसको CNG में भी ऑप्ट कर सकते हो, आप इलेक्ट्रिक में भी जो है वो इसको ऑप्ट कर सकते हो, मतलब इलेक्ट्रिक वर्जन जो है पंच का वो ले सकते हो, वो भी काफ़ी बढ़िया है और बहुत ही अच्छी सेल्स जो है वो उसकी भी चल रही है। और CNG में जो है बहुत जल्द चला के आपको बताने वाला हूँ। माइलेज टेस्ट वगैरह भी आपको देखना है तो आप ऑफ कोर्स कमेंट कर दो, वो भी अपन कर देंगे, जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगा करने के लिए, ठीक है। तो यही सभी चीज़ें हैं टाटा पंच के बारे में। अब मैं आपको एक बार हाईवे पे जाके मिलता हूँ, थोड़ा सा RPM वगैरह से रिलेटेड जो है वो डिस्कशन वहाँ कर लेंगे। चलो गाइस, हाईवे आ गया गाइस, और कोई तो नहीं आ रहा है, ठीक है फिर। ये है देखो जी कैसे कैसे लोग हैं आज की वीडियो में, तो मतलब ट्रैफिक वाली वीडियो हो गई है। चलो हाईवे पे आ गए, हाईवे पे बात करते हैं अपन। और हाईवे पे सबसे पहले अपन टॉप स्पीड मतलब 100-120 की स्पीड के आसपास ही बात करेंगे। अभी 110 की स्पीड के आसपास मैं पहुंच रहा हूं और 5th गियर में हूं, ऑलमोस्ट 3000 RPM पे हूं। तो RPM जो है वो काफ़ी ऊपर जो है वो कार के रहते हैं, और लगभग 3500 RPM पहुंच जाते हैं जब ये कार 120 पे होती है। 100 पे चल के देखते हैं एक बार 100 की स्पीड पे कितने RPM पे जो है वो कार चलती है।
ओके। तो अराउंड 2500 आरपीएम के आसपास में जो है वो 100 की स्पीड के आसपास में गाड़ी चल रही है, जो कि अगेन काफ़ी ऊपर है। 5 स्पीड ट्रांसमिशन की वजह से आरपीएम जो मेरे को फील हो रहे हैं वो थोड़े से ज़्यादा ही ऊपर लग रहे हैं, और ठीक है यार, 1.2 लीटर 3 सिलेंडर यूनिट है, तो अब इट्स ओके। और क्या ही बोलूँ अब मैं इसका, बट ये ना कि हाईवे पे अगर आप चल रहे हो 112 पे 120 के आसपास जब आप चलोगे तो माइलेज नहीं देगी, फिर प्रॉब्लम ही आएगी। वो आरपीएम इतने ऊपर चले जा रहे हैं। आप अगर इसको 80 के आसपास चलाओगे ना, 90-80 के आसपास में, तभी बढ़िया माइलेज जो है वो निकल के आएगा आपको। वही फिर 18-20 के आसपास माइलेज जो है वो आप निकाल लोगे, 17-18-20 के आसपास में, डिपेंड करेगा कि गाड़ी में कितना वेट वगैरह जो है वो आप लेके चल रहे हो। तो ये सभी चीज़ें हैं। आरपीएम का मैंने आपको बता दिया है क्या सीन है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसे रिक्वायरमेंट है, ट्रैफिक में मोस्टली आप चलते हो, रोज़ ही चलते हो, आपको 30-40-50 किलोमीटर ट्रैफिक में चलाना है, भयंकर वाला बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वगैरह, तब AMT ऑप्ट करो। अदरवाइज़ मैनुअली ले लो, मैनुअल चलाने में मज़ा आता है, इतना कुछ ऐसे टफ भी नहीं है, ठीक है। मैं बहुत जल्दी नया वाला मैनुअल वर्जन जो है वो चला के आप लोगों को वो भी रिव्यू दे दूंगा। आप लोग कमेंट कर दो बस फटाफट से, जितनी ज़्यादा कमेंट उतने जल्दी जल्दी वीडियो आने की कोशिश होगी, ठीक है, कि कौन सा चाहिए, क्या चाहिए, और रिव्यू के अंदर और कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी है तो कर लो, वो सब चीज़ें जो है वो हो जाए तो मज़ा आ जाए, ठीक है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीन का रिस्पांस वगैरह बहुत अच्छा है, रियर कैमरा क्वालिटी जो है वो भी अगेन बहुत बढ़िया है, मतलब बोल सकता हूँ कि सेगमेंट बेस्ट कैमरा क्वालिटी जो है वो यहाँ पर गाड़ी आपको ऑफर करती है। और ये इको मोड भी यहाँ पर है। खैर इको मोड में क्या ही होता है डिफरेंस, मतलब बस ये है कि माइलेज ज़्यादा आता है, ज़्यादा जल्दी जो है वो 5th गियर में जाती है। और मतलब ऐसे अगर आप हाईवे पे चल रहे हो ना 100 की स्पीड में, तो इको मोड डाल दो, फिर वो चलती रहेगी अपने हिसाब से, माइलेज वगैरह जो है वो निकालती रहेगी। ज़्यादा ऐसे देखो साउंड कम हो गया ना, ये सब चीज़ों का डिफरेंस जो है वो आ जाता है, दैट्स इट। आरपीएम वगैरह तो उतने ही है, अभी 100 पे 2500 आरपीएम के आसपास में जो है वो रैव कर रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस प्लीज़ ड्राइव सेफ एंड राइड सेफ, इंडिकेटर दो, हाई बीम यूज़ मत करो, लेन चेंज करते हुए हर एक चीज़ का ध्यान रखो, और रात में चलाओ तो ये हाई बीम का मतलब आप देख लो कि गलती से आपने नहीं तो किसी और ने तो हाई बीम नहीं कर रखा है। यहाँ पर ब्लू कलर का साइन आता है, कार दिखाती है, तो इन सब चीज़ों का जो है वो प्लीज़ ध्यान रखो यार, बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं, बाय बाय।